नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। साथ ही सदन में पूछे गए प्रश्नों और संबंधित मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को केंद्र में रखकर ये भी बताते हैं कि सरकार ने इस संदर्भ में अब तक क्या कुछ किया और आगे क्या कुछ करने वाली है। सोमवार 11 दिसंबर 2023 को निचले सदन लोकसभा में 10 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं। उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन राज्यसभा में 12 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप उन सभी अहम मंत्रालयों के नाम टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी बड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। सांसद पीसी मोहन ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वर्तमान स्थिति क्या है। अब तक कितने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि का ऋण संवितरित किया गया है। किसानों के बीच केसीसी योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों को केसीसी की अस्वीकृति के सामान्य कारण क्या हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवंत कराड़ ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को एक बारगी दस्तावेजीकरण, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि के आधार पर एटीएम समर्थित डेबिट कार्ड प्रदान करके केसीसी योजना को सरल बनाता है। साल 2018-19 से केसीसी योजना ब्याज सहायता के लाभ के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही ब्याज सहायता योजना के तहत केसीसी के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक फसल और संबद्ध गतिविधि के लिए रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के सक्रिय केसीसी खातों की कुल संख्या और बकाया राशि की भी जानकारी दी, जिसमें केसीसी के अंतर्गत 30 सितंबर 2023 तक सक्रिय खातों की कुल संख्या 7,44,77,917 और बकाया राशि 9,17,532 करोड़ है। किसानों में केसीसी योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की अगर बात की जाए तो मंत्रालय ने बताया कि केसीसी कवरेज को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। केसीसी के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए 8 फरवरी 2020 से अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा 8,499.86 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ कुल 12.57 लाख केसीसी जारी किए गए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में विशेष परिपूर्णता अभियान के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की ऋण वृद्धि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों और 1 करोड़ मत्स्य पालन करने वाले किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा 1,24,950.68 करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ 1.33 करोड़ केसीसी जारी किए गए। किसानों को खेती बाड़ी के लिए कागजी झंझट में फंसाए बिना आसानी से लोन मिले, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। साल 1998 में शुरू की गई इस योजना के जरिए किसानों को कृषि सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में केसीसी ऋण लघु और दीर्घ अवधि के लिए उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो खेती, पशुपालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से
1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रव्यापी केसीसी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अल्पावधि कृषि ऋण के लिए अधिकतम सीमा 1 वर्ष तक और लंबी अवधि के लिए ऋण की सामान्य रूप से अवधि 5 वर्ष है और बैंक अपने विवेक से ऋण लेने की अवधि को बढ़ा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के वित्तीय प्रावधानों की बात करें तो किसानों को प्रति वर्ष 7% की उचित लागत पर कृषि ऋण दिया जा रहा है। अगर किसान अपना लोन सही समय पर चुका देते हैं तो उन्हें 3% की ब्याज दर की छूट मिलती है और 1,60,000 तक के ऋण पर कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता। अल्पकालिक फसल ऋण की बात करें तो इसके लिए 2% की ब्याज छूट योजना लागू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्यसभा में सांसद अजय प्रताप सिंह ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने जानना चाहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं और देश की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में इसकी क्या भूमिका है। इसके साथ ही एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। सांसद अजय प्रताप सिंह के सवाल के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की ओर से जवाब दिया गया। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी EBP केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की हैं। इनमें आयात निर्भरता में कमी, विदेशी मुद्रा में बचत करने, घरेलू कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से जुड़ी अनेक योजनाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार बहुउद्देश्यों और संबद्ध पर्यावरणीय लाभों के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। EBP कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के दौरान एथेनॉल मिश्रण के कारण लगभग 509 करोड़ लीटर पेट्रोल की बचत की है, जिसके परिणाम स्वरूप 24,300 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। वहीं कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए किसानों को लगभग 19,300 करोड़ रुपए का त्वरित भुगतान किया गया है। केंद्र सरकार ने EBP के तहत एथेनॉल उत्पादन को संवर्धित करने के लिए ब्याज इमदाद योजना के तहत 590 शीरा आधारित, 474 अनाज आधारित और 148 दोहरे फीड आधारित परियोजनाओं सहित कुल 1,212 परियोजनाओं को सहायता स्वीकृत की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है। ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव ईंधन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके संसाधनों में कृषि और वन अवशेष, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और गोबर आदि शामिल हैं, जिन्हें जैव ईंधन के उत्पादन हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब डॉलर की थी। 2023-24 में बायोफ्यूल इकोनॉमी 150 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। 2030 तक बायोफ्यूल अर्थव्यवस्था 300 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। 2014 में भारत में सिर्फ 55 बायोटेक स्टार्टअप थे। 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 6,000 से ज्यादा हो गई है। देश में 3,000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में बायोडीजल के उत्पादन के लिए यूज्ड कुकिंग ऑयल को एक संभावित कच्चे माल के रूप में पहचाना गया। बायोडीजल के उत्पादन के लिए UCO होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन आदि जैसे थोक उपभोक्ताओं से एकत्रित किया जा सकता है। देश में बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने जैव ईंधनों के आयात और निर्यात पर बैन लगा दिया है। एथेनॉल का उत्पादन और उपयोग बढ़ाने के लिए
सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन हेतु फीड स्टॉक का विस्तार किया है। वर्ष 2017-18 में एथेनॉल की आपूर्ति 4.22% थी, जो सरकार के प्रयासों से जुलाई 2030 में बढ़कर 11.77% हो गई। सरकार केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें 10% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की जाती है। एथेनॉल का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2014 से कई उपाय किए हैं। इनमें प्रशासित मूल्य व्यवस्था दोबारा शुरू करना, एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक रूट शुरू करना, उद्योग अधिनियम 1951 में संशोधन, एथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करना, कच्चे माल के आधार पर एथेनॉल का अंतरीय मूल्य तय करना, देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता में संवर्धन और वृद्धि के लिए ब्याज इमदाद योजना, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नियमित रूप से रुचि की अभिव्यक्ति शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। इस अलायंस का लक्ष्य एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन मंत्रालय से सवाल पूछा गया। सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने ग्रीनफील्ड विमान पत्तनों से जुड़ी जानकारी मांगी। प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा कि देश में कितने ग्रीनफील्ड विमान पत्तनों का विकास करने का प्रस्ताव है और अब तक कितने ग्रीनफील्ड विमान पत्तन आरंभ किए जा चुके हैं। साथ ही हिमाचल राज्य सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा किया है। नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने इस प्रश्न का जवाब दिया। भारत सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और शिरडी, केरल में कन्नूर, सिक्किम में पांगयोंग, कर्नाटका में कालबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिवमोगा, आंध्र प्रदेश में दगरती, भोगापुरम, ओरवकल, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और जेवर नोएडा, अरुणाचल प्रदेश में होलंगी ईटानगर, गोवा में मोपा, मध्य प्रदेश में डाबरा ग्वालियर, गुजरात में घोलेरा और राजकोट, पुडुचेरी में कराईकल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पोक्योंग, कलबुर्गी, ओरवाकल, कर्नूल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा और राजकोट में उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 5 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, केरल में कोट्टायम, ओडिशा में पुरी और हिमाचल प्रदेश के मंडी में निर्माण के लिए लोकेशन क्लियरेंस प्रदान कर दी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब किसी ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बनाना होता है जहां पहले से कोई निर्माण न किया गया हो। एक खाली और अविकसित जमीन पर ही इसे बनाया जाता है। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को किसी शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जिससे वहां लोगों की मौजूदा भीड़ को कम किया जा सके। आमतौर पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को शहर से काफी दूर बनाया जाता है, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक के भार को भी कम किया जा सके। ग्रीनफील्ड अथॉरिटी नीति 2008 के अनुसार परियोजना के वित्त पोषण, भूमि अधिग्रहण और रिसर्च आदि सहित हवाई अड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार सहित संबंधित हवाई अड्डा डेवलपर्स की होती है। हवाई अड्डों के निर्माण की समय सीमा संबंधित हवाई अड्डा डेवलपर्स द्वारा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी, बाधाओं को दूर करना, वित्तीय समापन आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।
प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय से विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जुड़ा सवाल पूछा गया। मंत्रालय से मूल प्रश्न सांसद मनोज तिवारी ने पूछा। साथ ही सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने संबंधित विषय से जुड़ा अनुपूरक प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार द्वारा विद्यालय शिक्षा और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए किए गए उपाय अपर्याप्त हैं? क्या विद्यालय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठन रोजगारोन्मुखी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के महत्व पर बल देते हैं? स्कूलों में ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार लाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या अध्ययन किए गए हैं? सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, जिससे छात्रों को रोजगार परक कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने जानना चाहा कि सरकार द्वारा जीवन कौशलों को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे कि CPR या अनुशासन की शक्ति आदि प्रदान करना। साथ ही उन्होंने शिक्षा के माध्यम से भूकंप जैसी खतरनाक स्थितियों से निपटने के बारे में ज्ञान प्रदान करने से जुड़ा सवाल भी पूछा। सांसद मनोज तिवारी और डॉक्टर मनोज राजौरिया की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दिया गया। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने और छात्रों के रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा को अधिक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने और छात्रों के रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी NSQF के अनुरूप व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब कौशल अंतर विश्लेषण के अनुसार 22 क्षेत्रों में 88 रोजगार भूमिकाओं का विकल्प चुन सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ स्कूलों एवं डाइट में व्यवसायिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए इंटर्नशिप डे, बैगलेस डे, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के संपर्क आदि का समर्थन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के समन्वय से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा क्षेत्र में PMKVY 4.0 लागू कर रहा है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग उद्योग के साथ साझेदारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी उभरती तकनीकों में छात्रों के ज्ञान और अनुभव को बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा ने व्यवसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्य को निर्धारित किया है। इन उद्देश्यों में से एक ये भी है कि सभी छात्रों के लिए व्यवसायिक क्षमताएं, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएंगे और इससे स्कूल के बाद यदि वो चाहें तो रोजगार में शामिल होने की संभावना उत्पन्न होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुखी प्रणाली में बदलने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए प्राथमिक स्तर शिक्षा में सुधार के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। NEP 2020 को तैयार करने में www.mygov.in पोर्टल पर ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 शहरी निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विषयगत परामर्श शामिल थे। केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा को रोजगारोन्मुख और गुणवत्ता परक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने के लिए सामुदायिक कॉलेज, BVOC डिग्री कार्यक्रम और दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र नाम से 3 योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के उद्देश्यों की बात की जाए तो उच्च शिक्षा को विद्यार्थी और समुदाय के लिए प्रासंगिक बनाना, उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिक कौशल को एकीकृत करना और उन छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना जो वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जल्द से जल्द कार्यबल में प्रवेश करने में रुचि रखते हैं और आवश्यक सामान्य शिक्षा के साथ रोजगार योग्य और प्रमाणित कौशल प्रदान करना है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से कई पहल की गई हैं, जिनमें से प्रमुख हैं छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए अतिरिक्त शिक्षक,
शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण सहित इंडक्शन और इन सर्विस ट्रेनिंग, गणित और विज्ञान किट, स्कूल में आईसीटी सुविधाएं, प्रयोगशाला उपकरण, सीखने को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 2015 में आधिकारिक रूप से आरंभ किया। इस मिशन को कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। सांसद कानूमोरू रघुराम कृष्ण राजू ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से सवाल पूछे। उन्होंने सवाल के माध्यम से जानना चाहा कि क्या सरकार मांग आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम बनाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित नियोक्ताओं को जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार की दिशा में कोई कदम उठा रही है। साथ ही इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है और उपयोग में लाई गई है। सांसद के प्रश्न का उत्तर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार के कुशल भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों, कॉलेजों, संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योगों के लिए कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। उद्यमशीलता स्कीमों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म कुशल भारत डिजिटल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य भारत में कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता पहल को समन्वित और परिवर्तित यानी कोऑर्डिनेट और ट्रांसफॉर्म करना है। ये मंच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकारी कार्यक्रमों को एकीकृत करके ये मंच कौशल विकास पहल के लिए एक एकीकृत हब बनाने का प्रयास करता है। स्किल इंडिया डिजिटल का लक्ष्य युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण DPI में से एक के रूप में सेवा करना है। ये सरकार के दो सबसे महत्वपूर्ण घटकों कुशल भारत और डिजिटल भारत के अंतर अनुभाग पर है। SID प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कौशल वृद्धि के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच प्रदान करना है। SID प्लेटफॉर्म और उसका मोबाइल एप्लीकेशन 13 सितंबर 2024 को आरंभ किया गया था। SID विकास के लिए अब तक 167.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और NSDC को 69.52 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। कुशल भारत डिजिटल में शामिल विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। आधार आधारित eKYC, मोबाइल फर्स्ट, डिस्कवरी, रिकमेंडेशन इंजन, चैटबैट, कुशल भारत डिजिटल मैप, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, पोर्टेबल वेरीफाइड क्रेडेंशियल, बहुभाषी, वर्चुअल अनुदेशक नीति प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भागीदारों, प्रशिक्षण केंद्रों, अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों आदि के लिए प्रासंगिक टूल सेट और सुविधा प्रदान करता है। केंद्र सरकार की ओर से कौशल विकास संबंधी कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार लगातार इन योजनाओं को डिजिटल इकोसिस्टम के तहत सुदृढ़ भी कर रही है। सरकार कौशल और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष रूप से इन्हें लागू करती है। इस साल केंद्र सरकार की ओर से डैश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से कौशल और आजीविका के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा रहा है। स्टैक ई पोर्टल के लाभ और विशेषताओं की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के केंद्रीय बजट में स्टैक ई पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस पोर्टल के माध्यम से स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कर सकते हैं। स्टैक ई पोर्टल प्रासंगिक नौकरियों और उद्यमी अवसरों की खोज में भी मदद करेगा। गतिशील उद्योग की आवश्यकताओं के साथ
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। कौशल कार्यक्रम और उद्योग के साथ साझेदारी की मदद से रोजगार क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने ई पोर्टल पहल को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने कई लाभकारी योजनाओं को भी डिजिटल कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2015 में शुरू हुई ये योजना छोटे व्यवसायों के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करने वाली इस योजना के माध्यम से अब तक 3,45,55,621 ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है। 8 दिसंबर तक 21,543 आवेदनों का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पीएम स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सूक्ष्म ऋण भी डिजिटल माध्यम से दिया जा रहा है। 10,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करने से इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 20,000 रुपए तक का दूसरा ऋण 9 अप्रैल 2021 से 50,000 रुपए तक का तीसरा ऋण 1 जून 2022 से दिया जाने लगा है। आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा में आज हुई कार्रवाई की हाइलाइट्स पर। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन उच्च सदन राज्यसभा में संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। सोमवार 11 दिसंबर को उपसभापति ने पैनल का पुनर्गठन किया। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने दी। इस पैनल में 8 सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें शामिल हैं कांता कर्दम, सरोज पांडे, जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी, डॉक्टर CM रमेश, अखिलेश प्रसाद सिंह, तिरुचि शिवा, सुशील कुमार गुप्ता। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने डीएम के सांसद अब्दुल्ला की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डीएम के सांसद M मोहम्मद अब्दुल्ला की टिप्पणी भारत माता की आत्मा पर हमला है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमाएं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। चर्चा में अलग अलग दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। उनके जवाब के बाद दोनों बिल राज्यसभा से पारित हो गए। दोनों विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन निचले सदन लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चला। 11 दिसंबर यानी सोमवार को 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए प्रथम बैच पर चर्चा और मतदान और 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान प्रारंभ हुआ। अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान मंगलवार को भी जारी रहेगा। लोकसभा में विदेश मंत्रालय ने हमास से संबंधित प्रश्न पर संसद के जवाब में राज्य मंत्री का नाम भी सही किया। फिलहाल प्रश्नकाल विशेष की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।